चलिए जानते हैं झारखंड की आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को हाइप लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। झारखंड में मॉनसून की विदाई शुरू, मौसम होगा साफ। झारखंड में शनिवार से मौसम पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से झारखंड में मॉनसून की विदाई शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को कुछ जगहों पर हल्के बादल और गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। रविवार से पूरे झारखंड में धूप खिलेगी और पश्चिम व उत्तर की ओर से ठंडी हवाएं चलेंगी। अगले 4 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों के बाद झारखंड के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों से बादल हट जाएंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, जिसके बाद बिहार और झारखंड से भी मॉनसून कमजोर पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ में हल्के बादल रह सकते हैं, जिससे झारखंड के दक्षिणी हिस्से थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। बिहार और यूपी से सटे झारखंड के उत्तरी जिलों में 12 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई का पहला चरण पूरा होगा, जबकि बाकी हिस्सों में यह प्रक्रिया एक दिन बाद हो सकती है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मॉनसून कमजोर रहा। धनबाद में 21.8 मिलीमीटर, खूंटी में 17 मिलीमीटर, पूर्वी सिंहभूम में 4 मिलीमीटर और दुमका, गुमला व रांची में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। मनिया सम्मान योजना फटाफट निपटा लें। यह काम तभी दिवाली से पहले खाते में आएंगे पैसे। दीपावली छठ पूजा से पहले मनिया सम्मान योजना की अक्टूबर माह की राशि यानी कि 15वीं किस्त आनी शुरू हो जाएगी। सरकार का कहना है कि त्योहारों के मौसम में किसी भी महिला को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए इस महीने की किस्त पहले ही जारी कर दी जाएगी। जिन महिलाओं को पिछली यानी कि 14वीं किस्त मिल चुकी है, उनके खातों में 2,500 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। अगर नहीं मिली किस्त तो जानिए क्या करें। अगर किसी महिला को मनिया सम्मान योजना की किस्त उसके खाते में नहीं मिली है, तो उन्हें सबसे पहले अपने दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए ताकि वे अपडेट हो जाएं। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका आधार कार्ड और बैंक खाता ठीक से लिंक हो। अगर सब कुछ ठीक है और पैसा नहीं आया है, तो नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या पंचायत से संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। झारखंड सरकार ने मनिया सम्मान योजना के लिए एक टोल फ्री नंबर 180-089-00-215 भी जारी किया है। आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसके बाद संबंधित अधिकारी आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो अगले 24 घंटे के भीतर राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी जाएगी। आपका आधार बेस्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही दी गई हों। ऐसे में आपकी किस्त खाते में आएगी। मनिया से पहले बुजुर्ग और विधवा के खाते में भेजी गई सर्वजन पेंशन योजना की किस्त 2,39,000 लाभुकों को 23 करोड़ 64 लाख का हुआ भुगतान। दिवाली से पहले राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी। इस योजना के तहत रांची जिले के 2,39,481 लाभुकों को अक्टूबर महीने के लिए 1,000 रुपये प्रति लाभार्थी पेंशन राशि प्रदान की गई। कुल 23 करोड़ 94 लाख 81 हजार रुपए की राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। इन योजनाओं के तहत हुआ भुगतान मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, एचआईवी एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना और ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों के बैंक खाते में 1,000 रुपए की दर से कुल 23 करोड़ 94 लाख 81 हजार रुपए का भुगतान किया गया है।
अक्टूबर महीने में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या निम्न प्रकार है। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना 338, HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना 412, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना 1,72,888, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना 47,446, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना 18,390, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 7, राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिले में लाभुकों को इस वर्ष अक्टूबर माह की पेंशन राशि का बैंक खाते में भुगतान कर दिया गया है। जिन लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा योजना अंतर्गत सभी लाभुकों से अपने संबंधित प्रखंड अंचल में भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि उन्हें योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। चाईबासा में शिक्षकों का घोटाला, वेतन दिलाने के नाम पर की गई 40 लाख की उगाही, अब फंसे टीचर्स। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में शिक्षकों से अवैध वसूली के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस पूरे प्रकरण की जांच तेज कर दी है और माना जा रहा है कि आगे कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। निलंबित शिक्षकों के नाम: राकेश महतो, मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय चक्रधरपुर; प्रदीप फेडरिक मिन्स, +2 उच्च विद्यालय गोइलकेरा; आलोक मुंडू, +2 उच्च विद्यालय कुल्डा बंदगांव। मामला क्या है? यह मामला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से जुड़ा है। आरोप है कि 5 शिक्षकों के एक समूह ने बकाया वेतन दिलाने के नाम पर अन्य शिक्षकों से 35 से 40 लाख रुपए तक की अवैध वसूली की थी। यह राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और नकद दोनों तरीकों से ली गई थी। पीड़ित शिक्षकों ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी DO को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि पैसे देने के बावजूद न तो वेतन जारी हुआ और न ही रकम वापस की गई। प्रारंभिक जांच में 3 शिक्षकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बैंक खातों की जांच शुरू। जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने बताया कि जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि शिक्षक आलोक आनंद मुंडू ने वसूली गई राशि अपनी पत्नी अमिता आइंद के बैंक खाते में ट्रांसफर की थी। इस पर विभाग ने दोनों से पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट मांगे हैं। वहीं प्रदीप फेडरिक मिन्स से भी उनके सभी बैंक खातों का विवरण तलब किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में दोष सिद्ध होता है तो सेवा समाप्ति सहित कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा में फिर बड़ा अनाज घोटाला, 3 करोड़ का 9,000 क्विंटल अनाज गायब, डीसी ने दिए FIR के आदेश। झारखंड के गढ़वा जिले में एक बार फिर करोड़ों रुपए का अनाज घोटाला सामने आया है। जिले के केतार प्रखंड के SFC गोदाम से 3 करोड़ रुपए मूल्य का 9,000 क्विंटल अनाज गायब हो गया है। उपायुक्त दिनेश यादव ने 2 अधिकारियों को निलंबित किया है और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। जिले में 1 वर्ष में यह दूसरा अनाज घोटाला है जो सामने आया है। लगातार हो रहे हैं अनाज घोटाले। गढ़वा जैसे पिछड़े इलाके में लगातार अनाज घोटाले हो रहे हैं। केतार प्रखंड के 250 मीट्रिक टन क्षमता वाले SFC गोदाम से 9,000 क्विंटल अनाज PDS लाभुकों और आदिवासी समुदाय के बीच वितरण के लिए भेजा जाना था, लेकिन यह अनाज गरीबों तक पहुंचा ही नहीं और बीच रास्ते से गायब हो गया। घोटाला कैसे उजागर हुआ? अनाज गायब होने की खबर से पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। मामला तब उजागर हुआ जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने गोदाम में रखे 9,000 क्विंटल अनाज को दूसरे गोदाम में शिफ्ट करने का आदेश दिया। इस दौरान गोदाम प्रबंधक ने बताया कि गोदाम में अनाज मौजूद नहीं है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जब विधिवत स्टॉक की जांच की गई तो पाया गया कि 27 ट्रक चावल और गेहूं कम हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इसकी जानकारी गढ़वा डीसी दिनेश यादव को दी। डीसी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोदाम प्रबंधक को निलंबित कर दिया और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को
सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और 3 मिलरों पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। डीसी ने कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीसी दिनेश यादव ने कहा कि यह गंभीर मामला है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में आक्रोश के तार। प्रखंड से इतनी बड़ी मात्रा में अनाज गायब होने की खबर से स्थानीय लोग सकते में हैं। लोगों का कहना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक मिलीभगत हुई है। एक स्थानीय डीलर ने बताया कि हम लोगों को अनाज नहीं मिला, जबकि क्षेत्र में अनाज की कालाबाजारी जोरों पर थी। वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा का कहना है कि यह तो अब जिले की नियति बन गई है, क्योंकि हर साल कोई न कोई घोटाला सामने आ ही जाता है। हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 5,000 रुपए घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड में एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक सरकारी राजस्व कर्मचारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय में कार्यरत था। उसने जमीन का काम कराने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इस संबंध में एसीबी हजारीबाग कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और तय समय पर जैसे ही कर्मचारी ने 5,000 रुपए की रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। ट्रेनों से भी लंबी है वेटिंग लिस्ट। छठ दिवाली पर पहली बार चलाई गई इतनी स्पेशल ट्रेनें। जान लीजिए बस ट्रेन का किराया। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल की ओर से अब तक 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यह पहली बार है जब त्योहारों के दौरान इतनी अधिक विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। इसके बावजूद बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटों की भारी कमी बनी हुई है। रांची से पटना, गया, आरा, समस्तीपुर आदि रूटों की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। कई ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं, जबकि कुछ में केवल गिनी चुनी सीटें बची हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे महानगरों से झारखंड और बिहार लौटने वाले यात्रियों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इससे इन ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग देखने को मिल रही है। रेलवे की कोशिशों के बावजूद यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ये अतिरिक्त ट्रेनें भी पर्याप्त साबित नहीं हो रही हैं। यात्रियों ने अतिरिक्त कोच जोड़ने और अधिक ट्रेनों के संचालन की मांग की है। विशेष रूप से छठ पूजा के समय पटना जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। बस सेवाओं की स्थिति। रांची से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए फिलहाल 35 बसें चल रही हैं। बस चालक संघ के महासचिव राणा बजरंगी के अनुसार छठ से 2 दिन पहले तक औसतन 50% सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई लोग ज्यादा किराया वसूल रहे हैं, जबकि बसों का भाड़ा बढ़ाया नहीं गया है। छठ के दौरान बसों की भी कमी हो सकती है। इस बीच 10 नई बसें चलाने की संभावना जताई गई है, जबकि बिहार सरकार भी सरकारी बस स्टैंड से 4 बसें चलाने पर विचार कर रही है। यात्रियों का कहना है कि देश भर में त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची के लिए दिल्ली को छोड़कर अन्य महानगरों से कोई भी विशेष ट्रेन नहीं चलाई गई है। इसको लेकर जेडआरयूसीसी सदस्य अरुण जोशी ने रेलवे को पत्र लिखकर मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों से रांची के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन की मांग की है। त्योहारों के लिए चलाई गई प्रमुख स्पेशल ट्रेनों की स्थिति 03253, 07, 25507, 256 पटना चर्लपल्ली पटना द्विसाप्ताहिक स्पेशल। 17 और 24 अक्टूबर को वेटिंग लिस्ट जारी। 24 अक्टूबर को थर्ड एसी में कोई सीट उपलब्ध नहीं। 08-629, 08-630 रांची गोरखपुर रांची साप्ताहिक। 18, 22 और 25 अक्टूबर को वेटिंग। 09619, 09620 अजमेर रांची अजमेर साप्ताहिक स्पेशल। 19 और 26 अक्टूबर को ऐसी क्लास में सीमित टिकटें उपलब्ध। 08626, 08625 रांची पूर्णिया कोट रांची साप्ताहिक। पूर्णिया के लिए सभी क्लास में टिकटें उपलब्ध। 08105, 08106
रांची जयनगर रांची साप्ताहिक। 22 अक्टूबर को एसी क्लास में केवल 3-4 सीटें शेष। 18-611 रांची वाराणसी एक्सप्रेस। 11 अक्टूबर को स्लीपर क्लास में एक अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा। 0-86400-0863 रांची आरा रांची साप्ताहिक। 19 और 26 अक्टूबर को एसी क्लास में 25 सीटें उपलब्ध। 0-8621-0-8622 रांची कामाख्या रांची साप्ताहिक। 18 अक्टूबर को एसी क्लास में वेटिंग। स्लीपर में बहुत सीमित सीटें। 0-8795-0-8796 दुर्ग पटना दुर्ग दिवाली स्पेशल। 21 अक्टूबर को थर्ड एसी में केवल 2 सीटें। स्लीपर में लगभग 50 सीटें बची हैं। 0-7005-0-7006 चर्लपल्ली रक्सौल चर्लपल्ली साप्ताहिक। 21 अक्टूबर को रक्सौल के लिए टिकटें रिग्रेट स्थिति में। 14 अक्टूबर को सिर्फ 3-4 सीटें खाली। कुल मिलाकर त्योहारों के मौसम में ट्रेनों और बसों दोनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे और परिवहन विभाग लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटे हैं, लेकिन बढ़ती मांग के चलते अभी भी सफर आसान नहीं है। बस किराया रांची से पटना 500 से 600 रुपये, गया 300 से 400 रुपये, भागलपुर 600 से 700 रुपये, समस्तीपुर 600 से 700 रुपये, दरभंगा 600 से 700 रुपये, मुजफ्फरपुर 600 से 700 रुपये, बक्सर 600 से 700 रुपये, पूर्णिया 700 से 800 रुपये। ब्रेकिंग। हेमंत कैबिनेट की बैठक 16 अक्टूबर को लिए जाएंगे कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 16 अक्टूबर को की जाएगी। रांची कैबिनेट सचिवालय और मॉनिटरिंग विभाग कोऑर्डिनेशन ने एक अधिसूचना जारी कर झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी दी है। कैबिनेट सचिवालय ने पत्र जारी कर बताया है कि बैठक 16 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए कई प्रस्ताव पहले से ही तैयार हैं। रांची जेल में बड़ा एक्शन। रिश्वतखोरी कांड में हेड वार्डन अवधेश सिंह सस्पेंड, 2 बर्खास्त। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद 8 जेलकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि ये कर्मी कैदियों से मुलाकात कराने के नाम पर रिश्वत वसूल रहे थे। इस मामले में जेल आईजी ने चर्चित हेड वार्डन अवधेश सिंह समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने जेलों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्ती दिखाई है। हाल ही में हजारीबाग जेल के कई कर्मियों को निलंबित किया गया था और अब रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भी इसी तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के बाद 8 जेल कर्मियों को दोषी पाया गया। आरोप है कि ये कर्मी कैदियों से मिलने आने वालों से पैसे लेते थे। इसी आधार पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जेल अधीक्षक और सहायक जेलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। किन किन पर हुई कार्रवाई? चीफ हेड वार्डन अवधेश कुमार और रिजर्व हेड वार्डन विनोद कुमार को मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी पर कैदियों की चिट्ठी रोकने और लापरवाही का आरोप है। निरल टोप्पो को मुलाकात प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण निलंबित किया गया है। संविदा पर कार्यरत 2 पूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई गई थी। जांच टीम ने दोषी पाए गए सभी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि कैदियों से मुलाकात के नाम पर पैसे वसूलने की खबर सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट जेल आईजी को सौंपी गई,
जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सबसे चर्चित नाम हेड वार्डन अवधेश सिंह का है, जो पहले भी कई मामलों में विवादों में रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक पुराने मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी। बिग न्यूज, झारखंड के गोमो में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की हत्या कर घर में छिपाया शव। धनबाद जिले के गोमो थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते प्रेमिका के परिजनों ने उसके प्रेमी कपिल राय 29 वर्ष की बेरहमी से हत्या कर शव को घर में छिपा दिया। पुलिस ने ग्रामीणों के भारी विरोध और दबाव के बीच प्रेमिका के घर से कपिल का शव बरामद किया। मामले की पृष्ठभूमि स्थानीय सूत्रों के अनुसार कपिल राय पिछले 3 वर्षों से गांव के ही गंगा ठाकुर उर्फ छोटू ठाकुर की नातिन के साथ प्रेम संबंध में था। इस दौरान कपिल की शादी भी हो गई थी और उसका एक 6 वर्षीय बेटा है। शादी के बाद भी यह प्रेम प्रसंग जारी रहा। गांव में इस संबंध को अनैतिक मानते हुए पंचायत की बैठक भी हुई थी, जिसमें कपिल राय पर आर्थिक दंड लगाया गया था और उसे जूते चप्पलों का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाने का निर्णय लिया गया था। घटना का क्रम गुरुवार को अचानक कपिल राय घर से लापता हो गया। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन और ग्रामीण उसकी खोजबीन में जुट गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस छानबीन में जुटी और प्रेमिका के घर तलाशी ली, जहां एक बोरी में बंद कपिल का शव मिला। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कपिल की हत्या धारदार हथियार से की गई है। ग्रामीणों का गुस्सा और पुलिस की कार्रवाई मामले का खुलासा होते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आरोपितों को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। इस बीच मुख्य आरोपी गंगा ठाकुर उर्फ छोटू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य आरोपित फरार बताए जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर गोमो और आसपास के 6 थानों की पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रतिबंधित मांस ले जाने के चक्कर में जमकर धुनाई, सौंपा पुलिस को। नगर थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड पर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रतिबंधित मांस ले जा रहे एक ई-रिक्शा चालक को रंगे हाथों पकड़ा। इस घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया। लोगों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ई-रिक्शा और उसमें रखे प्रतिबंधित मांस को भी जब्त कर लिया है। दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने रोका। ई-रिक्शा जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड से गुजर रहे ई-रिक्शा से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। कुछ युवकों ने ई-रिक्शा को रोककर तलाशी ली, जिसमें बोरे में रखा प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने चालक की पिटाई शुरू कर दी। आईआईटी धनबाद में बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का सैटेलाइट कैंपस, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी आईएसएम धनबाद में यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने की घोषणा की। यह ऐलान मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। यह पहल भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और मजबूत सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इन खनिजों का उपयोग हरित ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और आधुनिक उद्योगों में होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ऑब्जर्वेटरी के दूसरे चरण में इंडस्ट्री गिल्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसका सैटेलाइट परिसर आईआईटी आईएसएम धनबाद में स्थापित किया जाएगा, जो संस्थान की खनन और भूविज्ञान में ऐतिहासिक भूमिका को और मजबूत करेगा। इस पहल से भारत की खनिज खोज, संसाधन प्रबंधन और सप्लाई चेन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आईआईटी धनबाद का टेक्समिन फाउंडेशन, जो भारत सरकार की डीएसटी योजना के तहत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, इस परियोजना में अहम भूमिका निभाएगा। सीयूजे में एससी, एसटी और अन्य श्रेणी के लिए विशेष मॉपअप काउंसलिंग 13 अक्टूबर को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड
सीयूजे में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में SC/ST और अन्य श्रेणियों के लिए खाली सीटों पर दाखिले के लिए विशेष मॉपअप चरण की काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन 13 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 तक विश्वविद्यालय में आयोजित होगी। यह प्रक्रिया केवल उन कार्यक्रमों और श्रेणियों के लिए है जहां सीटें खाली हैं। प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क दाखिला 10+2 या समकक्ष परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग शुल्क सामान्य OBC IWS 800 रुपये गैर वापसी योग्य, SC/ST 400 रुपये गैर वापसी योग्य, दिव्यांग महिला सभी श्रेणियां 200 रुपये गैर वापसी योग्य। जरूरी दस्तावेज सभी इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। रिजर्व्ड श्रेणी के विद्यार्थी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र लाएं। महत्वपूर्ण जानकारी रजिस्ट्रेशन तिथि 13 अक्टूबर 2025। अधिक जानकारी के लिए CUJ की आधिकारिक वेबसाइट देखें या हेल्पलाइन नंबर 9349533735 सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पर संपर्क करें। चंपाई सोरेन का राज्य सरकार पर हमला, कहा गरीबों की जान की कीमत लगा रही है बेशर्म सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रिम्स, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, से जुड़े एक हालिया फैसले को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को बेशर्म करार देते हुए आरोप लगाया कि अब गरीबों की जान की कीमत तय की जा रही है। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, बधाई हो, झारखंड सरकार ने रिम्स में इलाज करवाने वाले गरीबों के जान की कीमत तय कर दी। बताइए इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे आप? बेशर्म सरकार। क्या है मामला? दरअसल 9 अक्टूबर को रिम्स शासी परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके तहत अब रिम्स में इलाज के दौरान यदि किसी मरीज की मौत हो जाती है तो मृतक के परिजनों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि UPI के माध्यम से सीधे परिजनों के खाते में भेजी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हर साल इस योजना पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी और यह सुविधा सभी वर्गों के लोगों को मिलेगी। लोहरदगा में डायन बिसाही के आरोप में तिहरे हत्याकांड पर हाईकोर्ट सख्त, पीड़ित परिवार को मिला आर्थिक सहायता। झारखंड के लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित केकरांगबर टोली गांव में डायन बिसाही के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पति, पत्नी और उनके 9 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस गंभीर घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने लोहरदगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश PDJ राजकमल मिश्रा को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद PDJ ने लोहरदगा SP सादिक अनवर रिजवी और SDPO वेदांत शंकर के साथ बैठक की। घटना की जांच के साथ साथ पीड़ित परिवार की मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा की टीम मौके पर पहुंची और परिवार से मुलाकात की। झालसा के निर्देश पर पीड़ित परिवार को तत्काल 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। यह सहायता पीड़िता सुखमनिया कुमारी को चेक के रूप में प्रदान की गई। डालसा सचिव राजेश कुमार और टीम के अन्य सदस्य, पैनल अधिवक्ता और PLV मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। चाईबासा में IED विस्फोट, 2 जवान घायल, नक्सल विरोधी अभियान जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में एक IED विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए। यह घटना नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई, जिसमें सुरक्षा बलों की टुकड़ी इलाके में गश्त कर रही थी। घायल जवानों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका स्वास्थ्य खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी और विस्फोट स्थल की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि विस्फोट के लिए सशस्त्र नक्सली ने IED का इस्तेमाल किया था,
जिसे रास्ते में छिपाकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा समेत कई नक्सली इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में सारंडा जंगल और आसपास के क्षेत्रों में कई बार नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी और एनकाउंटर की घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सुरक्षा जांच और गश्त बढ़ा दी है ताकि नागरिकों और जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों को विशेष प्रशिक्षण और हथियारों की सुरक्षा के साथ इलाके में भेजा गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई है ताकि संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय पर मिल सके। इस घटना से इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच तनाव बढ़ गया है। अधिकारियों का कहना है कि सारंडा जंगल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है और यहां की घनी वनस्पति और दुर्गम इलाके के कारण नक्सली गतिविधियां तेज रहती हैं। इसलिए सुरक्षा बल लगातार नए रणनीतिक उपाय अपनाकर नक्सलियों को निष्क्रिय करने में लगे हुए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे विस्फोटों से जवानों की जान को खतरा रहता है, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और प्रशिक्षण के कारण बड़ी घटना टली है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि को तुरंत सुरक्षा बलों को सूचित करें। सारंडा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान अभी भी जारी है। घायल जवानों का उपचार चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और नक्सलियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी रखी है। अधिकारियों का कहना है कि आगामी दिनों में और भी रणनीतिक कार्रवाई की जाएगी ताकि नक्सलियों की गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके और इलाके में शांति बहाल हो सके। इस तरह चाईबासा में हुए इस आईईडी विस्फोट ने सुरक्षा बलों की सतर्कता और नक्सल विरोधी अभियान की गंभीरता को दोबारा उजागर कर दिया है। घायल जवानों की सुरक्षा और इलाके की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है।